नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर योगी ने कहा कि सरदार पटेल से जिन्ना की तुलना शर्मनाक है। इससे विपक्ष की विभाजनकारी मानसिकता फिर से सामने आई है। योगी ने कहा कि ये तालिबानी मानसिकता जनता स्वीकार्य नहीं करेगी। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने। उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। सरदार पटेल जी उनको तो समाज को बांटने से ही फुर्सत नहीं था और उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी भी नहीं गई है। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़ जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं। तो उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़ जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। लोग कहते हैं आप हिंदू वोट बैंक बना रहे हैं। मैं हिंदू वोट बैंक नहीं बना रहा हूं, मैं पेट्रियोटिक वोट बैंक बना रहा हूं। क्या मैं राम का विरोधी हूँ? राम मंदिर का विरोधी हूँ? मैं मंदिर बनाने के पक्ष में हूँ। एक नेशनल शेम था। इस देश के ऊपर बहुत बड़ा कलंक का धब्बा था जो मिट गया। कौन सा होता है हिंदू? क्या होता है हिंदू? हम भी हिंदू हैं। यह है जात और बिरादरी का देश है। यह है जात और बिरादरी का देश। जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर रहता हूँ, स्वीकार करता हूँ। पवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अक्षर बिहारी रघुकुल रीति सदा चले आई प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सबके मंगल पवन अमंगल हारी प्रभु। राम हमारे लिए राजनीति के प्रश्न नहीं है। राम भारत की आस्था है और राम के बगैर भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अयोध्या से इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। राम मंदिर निर्माण की नींव भी अभी उतनी ऊंची नहीं हुई है जितनी राजनीति की दीवारें हो गई हैं। जी हां, जैसे तमाम सियासी पार्टियों का विचारधारा इसी सरयू तट पर उसका संगम हो रहा है। एक वक्त पर लगा था 2 साल पहले जब राम मंदिर पर फैसला आया कोर्ट का कि कम से कम अब अयोध्या को
इस राजनीति से मुक्ति मिलेगी, इस राजनीति के चक्र से वो आजाद होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। अब तो बस यही है कि राम नाम की राजनीति है, जीत सके तो जीत। हमने राम का नाम गरीबों के काम के साथ जोड़ करके आगे रखा है। राम का नाम हमारे लिए एक दीन दुखी की सेवा का माध्यम है, सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं। और यह हमारी वैचारिक विजय है कि जो लोग कल तक राम को काल्पनिक कहते थे, आज उन्होंने हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ जुड़ते हुए उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि राम तो हमारी भी है। तो हमने कहा, कब हमने कहा कि तुम्हारे नहीं है? हम तो पहले से इस बात को कहते थे। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति का मंच अयोध्या में सज चुका है। सत्ता के स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए सियासत के महारथी शक्ति प्रदर्शन की तैयारियों में जुटे हैं। अयोध्या चुपचाप समय की नई राजनीतिक लीला को तक रही। एक दिन वो था जब इसी सरयू में हमारे तमाम राम भक्तों की लाशें तैर रही थीं। हम तब से संकल्पित थे कि हम मंदिर बनाकर ही मानेंगे, और आज हम सिद्धि की तरफ जा रहे हैं। यह हमारी आस्था है, हमारा संकल्प था, हमारे लिए चुनावी एजेंडा नहीं है। राम के बच्चों की भी तो बात कर लीजिए, 70 लाख रोजगारों की भी तो बात कर लीजिए। राम के बच्चे वो किसान नहीं है क्या जो 11 महीने से सड़क पर बैठे हुए? राम मंदिर बने, पूरे दुनिया में इसका नाम हो, सब लोग आए जाए दर्शन करें। लेकिन सवाल इस बात का है कि रोज डीजल का दाम बढ़ रहा है, रोज पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, महंगाई चरम सीमा पहुंच गई है। कभी राजनीति के लिए अस्पृश्य थी अयोध्या, सत्ता के लिए शापित समझी गई थी। अब हर राजनीतिक दल के लिए गेटवे ऑफ यूपी है। कुछ ऐसे जैसे जो अयोध्या के रण से जीत का झंडा लेकर निकलेगा, जीत का मुकुट यूपी की जनता उसी के सर बांधेगी। मैंने कहा, राम राज्य हमारे लिए कोई धार्मिक राज्य नहीं, कोई मजहबी राज्य नहीं, कोई एक वर्ग विशेष का राज्य का प्रतीक नहीं है। हमारे लिए राम राज्य हर गरीब को मकान दिला देना है, सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध करा देना, हर गरीब को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करा देना। अयोध्या की भव्यता और अयोध्या का महत्व आज से नहीं, आदिकाल से रहा है, और हमेशा प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का महत्व रहेगा। दीपावली का पर्व पूरे उत्साह के साथ अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में और देश की राजधानी दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल जी 2 करोड़ जनता के साथ दिल्ली में दीपावली का महोत्सव मना रहे हैं। अलग अलग झंडों का रंग, समर्थकों के गमछों का भी अलग अलग रंग, विचारधारा में भी हरा, लाल, नीला, पीला, सब तरह के रंग। लेकिन अयोध्या में आकर सबका चुनावी रंग फिलहाल भगवा है। दिल्ली की राजनीति के तार अयोध्या से जोड़ रहे हैं। सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में भी हम लोग सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे। जैसे दिल्ली में हम लोगों ने किया है, वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भी। हैदराबादी सियासत को भी अयोध्या की हवा पतंग उड़ाने के लिए माकूल लग रही है। ना 14 में दिया, ना 17 में दिया, ना 19 में दिया, नहीं दिए ना, नहीं दिए ना। क्या तुम दोगे बीजेपी को? क्या तुम मोदी को दोगे? तो क्या तुम अब की बार ओवैसी का साथ दोगे? क्या तुम मजलिस को दोगे? रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भी अयोध्या आवश्यक है। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम, जय जय राम। तो
आज मुझे तारीख चाहिए और मैं सरकार को यही कहने आया हूं कि चलो उस वक्त अटल जी की सरकार थी, वो मिलीजुली सरकार थी। उस वक्त शायद मंदिर का मुद्दा उठाना कठिन हो सकता था, लेकिन आज की सरकार पूरी ताकतवर सरकार है। श्री राम मंदिर के लिए अगर आप कानून लाना चाहते हो, अगर आप अध्यादेश लाते हो, तो मेरी पार्टी शिवसेना उसका समर्थन करेगी, जरूर करेगी। जिन्हें शून्य से शिखर तक पहुंचाया, उनके लिए तो अयोध्या पहले से रण क्षेत्र है। श्री राम, श्री राम। किसी को कल्पना थी कि आपके जीते जी अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन होगा? किसी को थी? आपने दोबारा 2/3 बहुमत दिया, मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया। देखते देखते आसमान को छूने वाला रामलल्ला का मंदिर हम वहीं बनाएंगे। काबुल नदी का जल और गंगा जल मिलाकर के एक साथ अभी राम जन्मभूमि पर ले जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। ये चीजें दिखती हैं कि राम सर्वव्यापी है और हर एक नागरिक प्रभु राम के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करता है। अयोध्या ने बहुत सुर्खियां देखी हैं। शताब्दियों का संघर्ष देखा है। दशकों की कानूनी लड़ाई देखी है। लेकिन इस बार जैसा हो रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। अयोध्या पहले चुनावी चर्चाओं में तो रहती थी, लेकिन चुनावी जंग की जमीन कभी नहीं बनी। ज्यादा वक्त कहाँ निकला, जैसे ही कोर्ट से फैसला आया राम मंदिर के निर्माण का, राजनीति की शुरुआत हो गई। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े हर मुद्दे पर राजनीति हुई, चाहे वो जमीन की खरीद पर हो, चाहे वो पैसा जो इकट्ठा हो रहा था चंदा उस पर हो, या फिर मंदिर बनने की गति पर हो। हर मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है और अयोध्या उसका केंद्र बन गया है। पूरा देश जैसे बाइस्कोप से ये सब कुछ होता हुआ देख रहा है, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर कैसे हर पार्टी अब इसी अयोध्या से अपनी संजीवनी ढूंढने में लग गई है। हम एक ऐसी पार्टी हैं जो खुल के कह रहे हैं कि हमारा कोई वोट बैंक नहीं है, हमारा कोई वोट बैंक नहीं है, किसी जाति का, किसी धर्म का कोई वोट बैंक नहीं है। जिनको 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए वो आम आदमी पार्टी के साथ आएगा, जिनको रोजगार चाहिए वो आम आदमी पार्टी के साथ आएगा, जिनको अच्छी शिक्षा चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, इलाज चाहिए, जिनको अरविंद केजरीवाल का मॉडल उत्तर प्रदेश में भी चाहिए, वो आम आदमी पार्टी के साथ आएगा और परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता पर है। भगवान के दर में सबका स्वागत है। माहौल सूट कर रहा है, मौका भी दिख रहा है। अयोध्या इसीलिए जरूरी हो गई है। राजनीति है तो दांव भी होंगे और उन दांवों में पेच, और इनकी शुरुआत भी 2020 से ही हो गई थी। दिल्ली की जीत श्री राम भक्त हनुमान को समर्पित करके। हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी ने आज अपनी दिल्ली पे कृपा बरसाई है। अभी कई दौर और आएंगे जब ऐसे अयोध्या का मान और तापमान सियासत में बढ़ेगा। यूपी हो या देश, देश की राजनीति में बीजेपी का विकल्प बनना है तो बीजेपी की काट बनना पड़ेगा। हिंदुत्व की परिभाषा के सांचे में खुद को ढालना पड़ेगा और इसके लिए अयोध्या की आस्था से बेहतर और क्या। जातियों के कुछ वोट बैंक भी सकते हैं तो ये सोने पर सुहागा।
और जब 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो मैं ये आप लोगों को आश्वासन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि इनके पास जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने जमा कर रखे हैं और जिसका इस्तेमाल ये नहीं कर रहे हैं भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के लिए और मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं, इनको मजबूर हम लोग करेंगे कि एक यहां पर भव्य मंदिर जो बनने का काम। नए दौर की नई राजनीति है तो पुरानी पहचान से अलग दिखने की छटपटाहट भी समझना मुश्किल नहीं। अयोध्या आए या ना आए, लेकिन बातों में अयोध्या शामिल है। भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है कि जो मुख्यमंत्री आवास है उसमें मैंने मंदिर बनाया है जिसमें मुख्यमंत्री जी डेली पूजा करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी का विकल्प बनने की ख्वाहिश भले न हो, लेकिन विपक्ष का विकल्प बनने की चाहत हैदराबाद से अयोध्या तक ले ही आ रही है। ये अलग बात है कि एजेंडा औरों से अलग है, अंदाज दूसरे दलों से जरा जुदा है। कांग्रेस के एजेंडे में हिंदुत्व शामिल है, काशी में उसकी झलक दिखी, अयोध्या भी दूर नहीं। बीजेपी के लिए समय है ये याद दिलाने का कि 2017 में जो वादा किया था मंदिर बनाने का, वो पूरा कर रहे हैं। बीते 4 साल में अयोध्या की धार्मिक महत्ता को नया आकार दिया, अयोध्या के विकास को नई ऊंचाई दी। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर चुनाव आते आते बीजेपी अयोध्या को मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदार की रणभूमि बना दे। अयोध्या में लखनऊ की लड़ाई तब कैसी होगी, अभी अंदाजा लगा पाना आसान नहीं। छोटी दिवाली के दिन भव्य दीपोत्सव की तैयारियां अयोध्या में चल रही हैं। सरयू घाट से लेकर इस पूरे तट पर भव्य दीपोत्सव की तैयारी है। 11,000 तो इस बार गोबर से दिए बनाए गए हैं। 9 लाख दिए इस तट का श्रृंगार करेंगे। ये सब अपनी जगह है, लेकिन राजनीति अपनी जगह, क्योंकि तमाम पार्टियां अब चाहती हैं इसी दिवाली, इसी अयोध्या, इसी राम मंदिर के जरिए अपनी राजनीति को आगे ले जाने के लिए। किसी के लिए ये चुनावी फैक्टर है, किसी पार्टी के लिए नई प्रयोगशाला। 2022 में फिर एक बार भाजपा को 300 पार करा दीजिए। उत्तर प्रदेश को हम देश में नंबर 1 राज्य बनाकर रखेंगे। आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। देखिए, सपना देखना तो अच्छी बात है। मैंने 400 का सपना देखा है सर। अच्छी बात है। तो मेरी सहयोगी ने मुझसे सवाल भी किया। मुझे देख करके आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने 500 क्यों नहीं कह दिया। ये आपकी बात बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री। हम बड़े विज्ञापन देखते हैं और उन विज्ञापनों में हमें बताया जाता है कि विकास आ गया है। शायद मेरे द्वार पे नहीं आया, लेकिन कहीं और तो जरूर आया होगा। आप 3 इलेक्शन में और डाले, 14, 17 और 19, 22 में वो गलती मत करो आप दोबारा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं और हर दल का दावा है कि वो बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें जीतेगा। इन दावों के पीछे यूपी का चुनावी गणित है और इस गणित में अयोध्या की भूमिका धुरी जैसी है। दरअसल श्री राम मंदिर निर्माण का रास्ता खुलते ही अयोध्या में कई और राजनीतिक रास्ते खुलने लगे हैं। अयोध्या से होकर पहला रास्ता आस्था की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता पूर्वांचल की सबके लिए जरूरी राजनीति की तरफ जाता है, तीसरा रास्ता हिंदुत्व की तरफ जाता है और चौथा नया रास्ता मुस्लिम राजनीति को साधने के लिए खोलने की कोशिश है। अयोध्या से निकलने वाले सियासी रास्ते सबके भले अलग अलग हों, लेकिन मंजिलें सबकी आपस में जुड़ी हैं। सब अयोध्या की जमीन पर खड़े होकर लखनऊ के सिंहासन पर निशाना ताने खड़े हैं। गलती मत करिए खुदा के लिए। आस्था कॉमन सब्जेक्ट है और ये जातियों में बटी उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक स्तर पर एकजुट करती है। बात आस्था की हो तो अयोध्या का महत्व सबको पता है।
पूर्वांचल के मद्देनजर अयोध्या इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ की करीब 150 प्लस सीटों पर जाति धर्म संप्रदाय की राजनीति खूब चलती है। बसपा और सपा ने जब बहुमत से सरकारें बनाई तो पूर्वांचल में परचम फहराने के बाद ही वो ऐसा कर सके। बीजेपी ने 2017 में बहुमत की सरकार बनाई तो पूर्वांचल की 115 सीटों पर उनकी जीत इसका मुख्य कारण है। अयोध्या से निकली लहर पूर्वांचल को प्रभावित न करे हो ही नहीं सकता। हिंदुत्व बीजेपी का ब्रह्मास्त्र है और इसकी सहारे ही संसद हो या यूपी विधानसभा, दोनों जगह बीजेपी ने सरकारें बनाई। अयोध्या मौजूदा दौर में हिंदुत्व की धुरी है और हर दल इसीलिए अयोध्या की परिक्रमा कर रहा है। अयोध्या आस्था और हिंदुत्व के लिहाज से चुनावी राजधानी बनी हुई है तो ओवैसी के लिए मुस्लिम राजनीति का रास्ता भी खोलती है और बीजेपी सपा बसपा की राजनीति के ठीक उलट नई संभावनाओं को इसीलिए ओवैसी अयोध्या में तलाश रहे हैं। कोई अयोध्या आएगा तो वो तो देखेगा कि यहाँ पर सब कुछ आस्थामयी है, लेकिन अगर अयोध्या से निकलकर जरा आगे जाएं तो पता चलता है कि देश की राजनीति में, देश की राजनीति की चर्चा में अयोध्या शामिल है, जहां हर कोई अयोध्या और उससे मुद्दों से जुड़ा हुआ है, विचारधारा से जुड़ा हुआ है और शायद इसी का फायदा, क्योंकि अयोध्या भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है लोगों के पूरे देश में, और इसी का फायदा बीजेपी को मिलता है। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अक्षर बिहारी। बीजेपी ने दशकों की राजनीति में ये नारा लगाया कि मंदिर वहीं बनाएंगे। फैसला हक में आया तो प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन के मंत्रों के साथ उस वादे को पूरा करने का प्रतीकात्मक उद्घोष किया। अलग अलग जगहों पर राम भिन्न भिन्न रूपों में मिलेंगे, लेकिन राम सब जगह हैं, राम सबके हैं। दशकों बीजेपी से विपक्ष के सवाल रहे कि मंदिर कब बनाएंगे। अब मंदिर बन रहा है तो बीजेपी जवाब के साथ मैदान में है और वो भी ठीक चुनावों से पहले। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। अयोध्या में 5 विधानसभा हैं और 1 लोकसभा सीट। बीजेपी ने यहां धीरे धीरे अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। विपक्ष ने धीरे धीरे अपना रसूख यहां गंवाया है। अब तो अयोध्या का आशीर्वाद लेकर चुनावी अभियान की होड़ है। चिंता सीटों से ज्यादा छवि की है। छवि हमेशा असर करेगी, सीटें उसी के आधार पर मिलती रहेंगी। और इसी के साथ अयोध्या से हमारी इस विशेष पेशकश में हम रुक रहे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे अयोध्या की सियासत का एक दूसरा पहलू, जो दरअसल यहाँ की राजनीति का नया चेहरा है। देखते रहिए आज तक। अयोध्या की राजनीति का इतिहास कम से कम 3 दशक पुराना है। हमेशा ये माना गया कि यहाँ पर राजनीति का केंद्र हिंदुत्व इसी के इर्द गिर्द रहा है, लेकिन इतना तय है कि अयोध्या नए सिरे से अपनी राजनीति को गढ़ रहा है, क्योंकि बावजूद इसके कि तमाम पार्टियां उसी हिंदुत्व के इर्द गिर्द अपनी पॉलिटिक्स को परोसने की कोशिश में, फिराक में लगी रही, यहां पर व्यक्ति नए सिरे से सोच रहा है। कई बार लगता है कि राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का मुद्दा कोर्ट के फैसले के बाद से जा चुका है, लेकिन वो अब भी कहीं सांस ले रहा है। अयोध्या एक नई राजनीति का उभार देख रहा है। तो हमारे सामने तो स्थिति गंभीर रही। उस गंभीर और चुनौती को हमने स्वीकार भी किया और हमने कहा कि देश की एकता के खातिर हमें हमारी पुलिस को गोली चलानी पड़ी और मस्जिद की हिफाजत की।
अयोध्या राजनीति के इस दौर ने हिंदुत्व और तुष्टीकरण की राजनीति के युग का सूत्रपात किया था। हाँ, 3 लाख लोगों के मजमे पर मैंने फायरिंग करने का आदेश नहीं दिया। मैं जानता था कि 3 लाख लोगों पर फायरिंग अगर होगी तो हजारों लोग मारे जाएंगे गोलियों से और हजारों मारे जाएंगे स्टैम्पीड से, पकड़ में, तो देश में पूरे में आग लगेगी। मैंने वो बचाया। इसके बाद कई साल बीत गए और अयोध्या राजनीतिक तौर पर हाशिए पर रही। नवंबर 2019 में फैसला आया और अयोध्या फिर से सियासत के केंद्र में आ गई। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो अयोध्या हिंदुत्व का केंद्र फिर से बन गई। लेकिन इस नए दौर में एक नई राजनीतिक धारा भी अयोध्या की ही धरती से शुरू हो चुकी है। इस बारे में खुलकर कहा हूं और आज भी कह रहा हूं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, हमारी नस्लों को हम बताते रहेंगे कि आजाद भारत में सुप्रीम कोर्ट को धोखा देकर बाबरी मस्जिद को बीजेपी ने शहीद किया। तो क्या ये आज का फैसला आता? वो मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हम तो ये बोलते रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र और बिहार में AIMIM की कामयाबी के बाद अब उत्तर प्रदेश में किस्मत आजमाना चाहते हैं। दावा है 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का और अपने दम पर यूपी की राजनीति का नक्शा बदल देने का। मैं यहां पर एक ऑथेंटिक लीडरशिप को बनाने आया और बनाकर रहूंगा। मुझे किसी से मतलब नहीं है कौन गेम खेलता है, क्या खेलता है। अब हम अपना गेम खेलेंगे, हम अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को बनाएंगे। ये लोकतंत्र है, इनको भी अधिकार है। ये कहते हैं कि हम अपनी लीडरशिप बनाएंगे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को या किसी और पार्टी को क्या आपत्ति हो सकती है? तो लोकतंत्र है। सवाल क्या स्प्लिट होगा, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, इस सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। दोनों सरकारों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश को क्या दिया, इस सवाल है। ओवैसी ने भी यूपी फतेह के लिए अयोध्या के पास की धरती को ही चुना, लेकिन अपनी तयशुदा राजनीति के हिसाब से। आगाज ही विवाद से किया, अंजाम तक जाने और क्या क्या अभी बाकी है। बोलना शुरू कर दिए कि ओवैसी अयोध्या को नहीं जा रहे हैं, ओवैसी अयोध्या का नाम नहीं लेते हैं। मैंने कहा भाई साहब, अयोध्या भी भारत में है, फैजाबाद भी भारत में है और ओवैसी भी भारत में है। हम जब कश्मीर गए तो अयोध्या नहीं जाएंगे। और फैजाबाद की तारीख, इनको नाम फैजाबाद से इतनी जलन क्यों है? आखिर आपको इतना चिढ़ अयोध्या से क्यों है? आप फैजाबाद क्यों कर रहे हो भाई? जब सरकारी अभिलेख में अयोध्या जिले का नाम दर्ज हो गया, तब आपके पोस्टर पर क्यों फटा फैजाबाद का नाम? अगर वो फैजाबाद लिखते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को अयोध्या में प्रवेश वर्जित किया जाए। अयोध्या को फैजाबाद कहना अचानक से नहीं था, एक सियासी दांव था। कंट्रोवर्सी खूब हुई, लेकिन राजनीति में कंट्रोवर्सी पब्लिसिटी का सशक्त जरिया होती है। हाँ, ये पहली बार हो रहा है कि अयोध्या की जमीन से राजनीति का नया विमर्श शुरू हुआ। ओवैसी के बयानों ने यूपी की सियासत में गर्मी बढ़ाई। अब तक हिंदुत्व की राजनीति देखने वाली अयोध्या मुस्लिम वोट बैंक राजनीति की नई तस्वीर देख रही है। अपना गृह राज्य तेलंगाना में सारी सीटों पे क्यों नहीं लड़ते? वहां क्यों नहीं लड़ते? बिहार में क्यों लड़ते हैं? यूपी में क्यों लड़ेंगे? केवल भाजपा से मिली जुली कुश्ती है। मैं तो शुरू से इस बात को कहता रहा हूं, कट्टरपंथी विचारधारा चाहे हिंदुओं की है चाहे मुसलमानों की हो, एक सिक्के के दो पहलू। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मैं लैला हूं और सब मेरे मजनू हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है, चलते रहता है। ओवैसी की राजनीति के ही हिसाब से कई किरदार भी AIMIM से जुड़कर नया कारवां तैयार कर रहे हैं। एक बात का उल्लेख यहाँ और जरूरी है कि कभी मुलायम सिंह ने अयोध्या की राजनीति से सत्ता के जो MY समीकरण बनाए थे, ओवैसी के आने से उनमें हलचल है। मौजूदा समाजवादी पार्टी तक इसका असर दिख रहा है। हालांकि जिस बाबरी मस्जिद के हवाले से ओवैसी वोटों की फसल उगाना चाहते हैं, उसको लेकर भी मुस्लिम समाज में अलग अलग राय है। लेकिन राय कायम होती रहे, राजनीति तो यही चाहती है। कौन को चाहिए कि उनकी बात का ध्यान बिल्कुल ना दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश कर दिया है, 5 एकड़ जमीन दिया है, उस पर काम जो है हो रहा है, उस पर जो है काम होने दें। क्योंकि हिंदू और मुसलमानों का एक मुकदमा रहा, वो खत्म हो चुका है। अब हिंदू मुसलमानों में एकता है।
2022 में चुनाव होंगे, तब तक खेमे और बनेंगे, पाले और बदले जाएंगे, निष्ठाएं भी बदलेंगी, लेकिन अयोध्या का महत्व हर रैली और हर जनसभा में रहने वाला है। 2022 से पहले अयोध्या जिस तरह से चुनावी रंग में रंगी हुई है, उससे ऐसा ही लगता है कि सियासत का जैसे अब ये नया ट्रेंड यहां के लिए शुरू हो गया है। जी हां, अगर 2024 में भी हम अयोध्या को इसी तरह चुनावी राजनीति के केंद्र में देखेंगे तो इसकी कोई अचरज की बात नहीं होगी। शायद आने वाले दशकों में अयोध्या ही सत्ता निर्धारण का केंद्र बन जाए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नहीं, हमने कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को राजनीति से नहीं जोड़ा। राम हमारे लिए राजनीति के प्रश्न नहीं है। राम भारत की आस्था है और राम के बगैर भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। विधानसभा चुनावों की घोषणा भले ही अभी दूर हो, लेकिन पिच तैयार है। बीजेपी जीत के आत्मविश्वास से लबरेज है तो अयोध्या उसका सबसे मजबूत आधार है और अयोध्या में बन रहा राम मंदिर विपक्ष को घेरने का सबसे सशक्त माध्यम भी। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना मैनिफेस्टो नहीं खोला है। ये मैनिफेस्टो नहीं बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग मैनिफेस्टो बनाते हैं। यूपी में बीजेपी के चुनावी अभियान को हरी झंडी दिखाने और सदस्यता अभियान को शुरू करते समय ये बयान अयोध्या राजनीति का श्री गणेश कर गया। लेकिन ये बयान जिस राजनीतिक आह्वान की भूमिका था वो 2022 से होते हुए 2024 तक जाता है। मोदी जी के नेतृत्व में अगला जो लोकसभा का चुनाव जीतना है 24 में, उसकी नींव डालने का काम उत्तर प्रदेश का 22 का विधानसभा करने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताने आया कि मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश लोकसभा को 80 सांसद देता है और ये बात दीगर है कि जो यूपी को जीतता है वो देश भी जीतता है। यूपी से निकले राजनीतिक ट्रेंड देश की राजनीति के मुद्दे भी निर्धारित करता है। लिहाजा बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, हर कोई 2022 के चुनावी मंच पर अपनी धाकड़ उपस्थिति दिखाने को व्याकुल है। यहाँ पे जो चीनी मिलें लगवाई थी कांग्रेस ने, उनको किसने बंद कराया आपको याद होगा। समाजवादी की सरकारों ने, बसपा की सरकारों ने बंद कराया और आज वो कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ है वो, कहाँ है कि नहीं दिखते? जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है तो क्यों नहीं आते आपके पास? 2022 के विधानसभा चुनावों का परिणाम जो भी हो, लेकिन उसके बाद भी अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की राजनीति थमेगी नहीं, बल्कि तब और तेज होगी। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का दावा है कि 2023 तक श्री राम मंदिर दर्शनों के लिए तैयार हो जाएगा। देखिए, जो कार्यक्रम की तिथियां हैं और जिसके अनुसार कि हम लोगों ने एक तरीके से घोषणा की है कि दिसंबर 2023 में श्रद्धालुओं को दर्शन करने का अवसर मिल सकेगा, तो उसको अलग अलग हिस्से में जब उसकी तिथियां जो हैं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की रखी गई हैं, तो वो जिस प्रकार से है हम उसके अनुकूल हैं, उसके अनुसार हैं। 2023 में मंदिर निर्माण कार्य संपन्न और उसके ठीक बाद
2024 में देश के आम चुनाव होंगे। सोचकर देखिए तब भावनाएं और उत्तेजनाएं कितनी चरम पर होंगी। तब नए नारे गढ़े जाएंगे और राजनीति हिंदुत्व और तुष्टीकरण के चरम पर होगी। इस बार फिर से 325 सीट से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। पंचायत चुनाव अभी संपन्न हुए हैं। बीजेपी ने अगर अभी से 2022 के साथ 2024 का नारा लगाना शुरू कर दिया है तो अन्य दल भी पीछे नहीं है। हिंदुत्व के सवाल पर हर दल ये चाहता है कि कम से कम छवि हिंदुत्व को लेकर सकारात्मक बनी रहे और इसीलिए अयोध्या सियासी दलों के लिए पॉलिटिकल तीर्थ बनी हुई है। बीजेपी के लिए मंदिर निर्माण उनके धार्मिक और राजनीतिक एजेंडे के पूरे होने जैसा है। दूसरे दल इस मुद्दे में खुलकर नहीं आ सकते, लेकिन ये कोशिश तो की ही जा सकती है कि वो भी निर्माण की इस प्रक्रिया के कम से कम विरोध में नहीं है। बस इसीलिए अयोध्या का सियासी तापमान रोज चढ़ रहा है। अयोध्या के विकास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी नजर रहती है। क्या अयोध्या एक आध्यात्मिक केंद्र के तौर पर आगे बढ़ेगा? क्या हिंदुत्व में विकास का गाढ़ा रंग मिलेगा? विपक्ष भी अपने अपने तरीके से राजनीति के रंग यहां पर परोसने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण को जन भावनाओं से जोड़ती है तो धार्मिक नगरी को विकसित राम नगरी के तौर पर दर्शाती है। विकास के काम की समीक्षाओं में अक्सर प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि अयोध्या का विकास इस तरह किया जाए कि कम से कम एक बार यहाँ आने की इच्छा हर किसी के मन में जागृत हो। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। यहां हर क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे, हर क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे। सोचिए, पूरी दुनिया से लोग यहां आएंगे। अयोध्या विकास के लिए अलग अलग स्तर पर दायित्व भी बांटे जा चुके हैं और अलग अलग भूमिकाएं तय हैं। ये है कि इस 50 एकड़ के डेवलप करने की जिम्मेदारी हमारी है, ट्रस्ट की है और ट्रस्ट के लिए है, इसलिए मेरी। उस 50 एकड़ के बाहर का कार्य राज्य सरकार का है। योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या लगातार आते रहते हैं, विकास कार्यों को नजदीक से देखते हैं। दीपोत्सव से पहले अफगानिस्तान काबुल से आए जल से श्री राम लला का अभिषेक भी किया गया। दुनिया से अलग अलग जगहों से जहां भी भारतीय मूल के लोग रहते हैं, उन लोगों ने भी वहां के पवित्र नदियों का, पवित्र तीर्थों का जल भेजा था। लेकिन वह काबुल के अंदर, और काबुल हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है, माता कैकेयी उसी अफगानिस्तान से थे। भगवान राम ने माता कैकेयी के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त किया है। आप सोचिए, अगर माता कैकेयी नहीं होती तो क्या राम राम हो पाते? एक इस देश से, दूसरा आतंक के साये में रह रही बहनें, बेटियां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति कितनी आस्थावान हैं। वे भले ही वहां पे आतंक के साये में रह रही हैं, लेकिन प्रभु राम के प्रति, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति उनकी अटूट आस्था है। दरअसल जन भावनाओं में अयोध्या के बाद मथुरा काशी का मुद्दा भी रहता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण जिस रूप में हो रहा है वो ऐतिहासिक है। अयोध्या के विकास का काम चल ही रहा है, यानी कि एक संदेश ये भी निकलता है कि धार्मिक नगरियों का विकास बीजेपी ही कर सकती है। अयोध्या की राजनीति ने देश की राजनीति को मत कर रख दिया। अगर उसमें काशी मथुरा के विकास की भावनाएं भी जुड़ गई तो बीजेपी के लिए नई ताकत मिल सकती है और विपक्ष के लिए थोड़ी और चुनौतियां। हुई है सोई जो राम रचि राखा। जी हाँ, राम की नगरी राम ही जाने।